हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए कल क्लास 10 साइंस का जो हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट हो चुका है। पेपर का लेवल क्या था क्या नहीं था वो तो आप लोगों को एहसास हो ही चुका होगा। बाकी अपन अभी पेपर को डिस्कस करेंगे, पेपर को सोल्व करेंगे, तो आप लोग आपके आंसर आराम से मिलान कर सकते हैं भाई। देखो थोड़े से लेट आए, एक्चुअल में क्या था, मेरे पास मेरे हाथ पेपर लगा नहीं, पेपर मुझे अभी मिला है तो मैंने उसका पीडीएफ बना के और अपन अब सोल्व करते हैं। ठीक है, कितने आपके नंबर बन रहे हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखना कि भाई जो आपका 70 नंबर का जो पेपर था उसमें से इतने नंबर बन रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ भाई, चलो एक एक क्वेश्चन को अपन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यह आपका पेपर है क्लास 10 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 साइंस, ये इसके कोड हैं। ये थोड़े से जो भी निर्देश हैं जो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं जी। हाँ भाई, देखो पहले क्वेश्चन है पादप में जाइलम का कार्य है। तो आप लोग जानते हो जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है, और फ्लोएम भोजन का वहन करता है। याद कैसे रखेंगे, जैसे जल जैसे जाइलम। तो जो जाइलम होता है ना वो जल का वहन करता है। सेकंड क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन 4 कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो मैंने आपको बताए थे 4 क्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। देखो पीछे क्या आ रहा है, ऑन ऑन, और ऑन किसको बताता है, कीटोन को, लास्ट में ऑन कीटोन, तो ये हो जाएगा कीटोन। ठीक है भाई, आगे देखो निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन भी है, एब्सिसिक अम्ल भी है, कौन नहीं है, इंसुलिन नहीं है, ये मनुष्य में होता है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है ना, आपको पता है। बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, इसे साइक्लोहेक्सीन भी कहते हैं, और साइक्लोहेक्सेन ये होता है आपका, है ना, ये तो साइक्लोहेक्सेन होता है, ये साइक्लोहेक्सीन जिसे हम बेंजीन भी कहते हैं ना, साइक्लोहेक्सीन। ऑलराइट, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है ना, बच्चे बच्चे को पता है भाई। आगे देखो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो आप लोग जानते हो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FeSO4, जब इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो आप लोग देखो अभिकारक तो एक है, उत्पाद एक से अधिक है, तो ये हो जाएगी आपकी वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी भाई। ठीक है, ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। देखो अधातु पूछा है, धातु नहीं पूछा है। अब बहुत से बच्चे के धातु ज़्यादा रटी होती है ना, तो गलत करके आएंगे ऐसे बच्चे। तो क्वेश्चन को एकदम शांत दिमाग से अच्छे से पढ़ना है, क्या पूछा गया है, फिर चारों ऑप्शन देखने हैं और फिर आपको सही आंसर का चयन करना है। अधातु ब्रोमीन हो जाएगा। ऑलराइट, आगे देखो पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बिल्कुल जल ऊर्जा बनती है, यह क्रिया संपन्न होती है। देखो जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा ना तो यह अभिक्रिया कोशिका द्रव में होती है, लेकिन पायरुवेट आगे जब टूटेगा तब 3 जगह हमने चीज़ें पढ़ी थी। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जो यीस्ट होता है वो अलग होता है, मांसपेशी में होता है अलग होता है। तो वायवीय श्वसन में ये देखो यीस्ट में तो अलग चीज़ बनती है, मांसपेशियों में अलग बनता है। पायरुवेट से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल ऊर्जा, ये वायवीय श्वसन में ही बनते हैं, और वायवीय श्वसन कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। नर में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र, नर में XY होते हैं, है ना, मादा में XX होते हैं। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए पैकिंग में कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, है ना, बच्चा बच्चा जानता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी अलैंगिक जनन की एक विधि दी है मुकुलन। इस विधि द्वारा जनन किसमें होगा, यीस्ट में, अमीबा में, लेशमानिया में, पैरामीशियम में। तो यीस्ट में होता है। 2 एग्जाम्पल लिखवाए थे मैंने आपको, हाइड्रा और यीस्ट। यीस्ट यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है।
किसी बिंब का अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा है। तो वस्तु की पोजीशन पूछी है। देखो अवतल दर्पण में एक ही ऐसी कंडीशन होती है जहां पर इमेज आभासी और सीधा बनता है, और वो कौन सी कंडीशन है? P व F, यानी दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु होगी तो इमेज सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र की जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना, जिसे हम हिंदी में दृष्टि पटल भी कहते हैं। ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाएगा तभी तो वो शॉर्ट सर्किट में यही तो होता है ना, तारा आपस में टच हो जाएंगे अलग अलग तो धारा का मान बढ़ जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक ऐसा ही मात्रक वाट होता है। क्लियर भाई? आप लोग आपके आंसर आराम से तसल्ली से मिलाइए। देखो जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो देखो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, मरकरी का एक अयस्क है, यानी इसका अयस्क पूछा है, तो आप लोग जानते हो मरकरी का अयस्क होता है सिनाबार। क्या होता है? सिनाबार, है ना, HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। लार में एंजाइम, तो लार में लार या एमाइलेज या टाइलिन पाया जाता है, आप लोग सभी जानते हो। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, तो यहाँ पे एम्पियर आ जाएगा। चुंबक के सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा और विजातीय में आकर्षण होगा। ये सजातीय है, या तो दोनों NN या दोनों SS, तो प्रतिकर्षण होगा। खाइए हुए भोजन की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? तो 10%। ये आपका जो लेसन नंबर 13 है ना हमारा पर्यावरण, उसमें 10% का रूल पढ़ते हैं आप लोग, उससे कनेक्ट करके क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलो ये हो गया आपके रिक्त स्थान। अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला यशद लेपन क्या है? तो आप लोग जानते हो इसमें जो लोहे से बनी वस्तुएं होती हैं उन पर क्या करते हैं, या इस्पात से बनी वस्तुओं पर क्या करते हैं अपन? जिंक की परत चढ़ाते हैं। किससे बचाने के लिए? संचारण से बचाने के लिए। ठीक है, आगे देखो उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण, तो आप लोग जानते हो जो बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस, जब इसके अभिक्रिया करवाते हैं ना क्लोरीन गैस से, तो बनता है विरंजक चूर्ण, CaOCl2 बनता है। धातु उष्मा की सुचालक होती है, दर्शाने वाला चित्र, तो आप लोगों को पता है मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था भाई। पहले तो अपन एक स्टैंड लेते हैं, है ना, स्टैंड पर अपन ये क्या करते हैं, एक एल्यूमिनियम की छड़ को बांध देते हैं, किसी और धातु भी लगा सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर हम मोम लगाते हैं और एक आलपिन लगा देते हैं। अब ये जो एल्यूमिनियम की छड़ है यहाँ पर मोम लगी हुई है, लेकिन हम इसको यहाँ से गर्म करते हैं, यहाँ से गर्म करेंगे इस वाले हिस्से को, यहाँ से गर्म करेंगे तो देखेंगे मोम पिघल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्म यहाँ से कर रहे हैं, उसमें चल कर यहाँ तक जा रही है, चल रही है, ट्रांसफर हो रही है, मतलब वो सुचालक है तभी तो चलेगी। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊष्मा जो ये धातु है ऊष्मा की सुचालक होती है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? CnH2n+2 होता है। ठीक है, रक्तदाब की परास, परास का मतलब होता है कहाँ से लेकर के कहाँ तक फैला है, तो आप लोग सीधा मान लिख सकते हैं 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। मानव मस्तिष्क में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे पीयूष है, हाइपोथैलेमस है, पीनियल है ना, ब्रेन में होती है। ये देखो क्वेश्चन कैसे बना था ये वाला, डायग्राम का अवलोकन करते हुए, डायग्राम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाएंगे। चलो DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बच्चा बच्चा जानता है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? थोड़ा सा मतलब थ्योरी वाला क्वेश्चन है, लेकिन लिखना कैसे ही थोड़ा सा आपका मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। तो देखो बच्चा बच्चा जानता है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना उनमें जनरली अलैंगिक जनन होगा, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें
लैंगिक जनन होता है। हालांकि अलैंगिक जनन की कुछ विधि बहुकोशिकीय जीवों में भी होती है, जैसे खंडन है वो बहुकोशिकीय जीवों में होता है, विखंडन आपके एक कोशिकीय जीवों में होता है। तो यदि अपन मेजर डिफरेंट की बात करें तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन पाया जाएगा और बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन पाया जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट देखो, वाहनों में पसच दृश्य दर्पण के रूप में लगाए जाने वाला गोलीय दर्पण कौन सा होता है भाई? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसके निवारण का उपाय क्या है? तो देखिए भाई, जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। तो पहली बात ये बुढ़ापे में होता है ना, ओल्ड एज में होता क्या है कि हमारे नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे क्या होगा, जो नेत्र का निकट बिंदु होता है वो दूर हट जाता है। इसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों दोष भी एक साथ देखे जा सकते हैं। ठीक है, और निवारण के लिए हम द्विफॉक्सी लेंस का यूज करते हैं, आपको पता है। विद्युत परिपथ में एमीटर और वोल्टमीटर को क्रम से कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आगे आहार जाल किसे कहते हैं? देखो आप लोग जानते हो कि ये जो अपने हमारी जो प्रकृति है इसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, यानी एक जीव प्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीव को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब ऐसे ढेर सारी श्रृंखलाएं बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करिए थी अपन, जैसे ये कोई जीव है ए, ठीक है, इसको खा रहा है बी, बी को खा रहा है सी, सी को खा रहा है डी, एक श्रृंखला, इसे बोलेंगे खाद्य श्रृंखला। आगे देखो एक जीव ई है, ई को एफ खा रहा है, एफ को जी खा रहा है, जी को एच खा रहा है, एक श्रृंखला ये बन गई। ऐसे और भी श्रृंखलाएं बन जाएगी, लेकिन ये श्रृंखलाएं भी आपस में टच रहेगी। इन्हें बोलते हैं पोषण स्तर, यानी किसी भी खाद्य श्रृंखला जो है वो किसी दूसरी श्रृंखला से किसी न किसी पोषण स्तर पर आपस में जुड़ी रहेगी। ऐसे ढेर सारी श्रृंखलाएं होगी, वो भी आपस में कनेक्टेड होगी, जिससे एक जाल जैसी संरचना बनेगी, जिसे बोलते हैं खाद्य जाल या आहार जाल, यानी फूड वेब बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो आगे देखो, ये आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करो। देखो संतुलित करना आपको, तो चेक करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सॉरी 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 हो गए, यहाँ पे 2 है। तो ऐसे करो, इनको 4 बनाते हैं अपन, ये 4 हो गए और यहाँ पे 2 लगा दो, 4 हो गए। हाइड्रोजन दोनों जगह 4 4 हो गए, यहाँ पे 2 2 4 और 2 2 ने 4। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है ना, कोष्टक लगा हुआ है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 2 8, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 2 8, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, हो गया बैलेंस। ठीक है, सेकंड समीकरण देखो, यहाँ पे बी ए कितना 1, यहाँ पे बी ए 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, यहाँ पे 2 लगाओ। ठीक है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हो गए, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, हो गया बैलेंस। आगे देखो, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। देखो विरंजक चूर्ण की बात करते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। धोने का सोडा Na2CO3.10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1/2H2O। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बेकिंग सोडा NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आगे देखो, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? देखिए सोडियम धातु होती है ना, मोर एक्टिव धातु होती है, अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। यदि आप लोग इसको ओपनली रखेंगे तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएगी, क्रिया कर लेगी और तुरंत ये आग पकड़ती है। तो अचानक आग को रोकने के लिए और सोडियम धातु को जलने से बचाने के लिए हम सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। निस्तापन वर्जन में अंतर लिखना था, कुल मिला के परिभाषा लिख सकते हैं। तो आप लोग जानते हो निस्तापन में क्या होता है, निस्तापन में जो कार्बोनेट होता है ना वो ऑक्साइड में चेंज होता है, जबकि वर्जन में आपका जो सल्फाइड होता है वो ऑक्साइड में चेंज होता है। ठीक है, निस्तापन में क्या होगा, जो निस्तापन होता है ना इसके अंदर जो कार्बोनेट होता है वो चेंज होता है ऑक्साइड में।
जबकि जो बर्जन होता है उसके अंदर जो सल्फाइड होता है ना उसको चेंज किया जाता है ऑक्साइड में। तो निस्तापन क्या है कि जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट अयस्क है, वो सीमित वायु में, एप्से मतलब कम वायु में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो ऑक्साइड में चेंज होगा, जिसे निस्तापन बोलेंगे। और बर्जन में क्या होगा, जो सल्फाइड होता है ना, इसको अधिक ताप पर अधिक वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तब ये ऑक्साइड में चेंज होते हैं। क्लियर है? चलो, वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना था। तो देखो अब मैंने आपको नोट्स में लिखवाया भी था। पहली बात तो सारे क्वेश्चंस, एक भी सिंगल क्वेश्चन नोट्स से बाहर नहीं है। पहली बात तो हाँ, एक दो क्वेश्चन थोड़े से मेंटलिटी जरूर आए थे। और इसके अलावा मैंने जो बच्चों को अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बताए थे उससे भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं यूट्यूब पर ये चीज़ें नहीं डाल पाया था, लेकिन मैंने बच्चों को, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उन्हें ज़रूर ये चीज़ बता दी थी कि ये टॉपिक आप लोग ज़रूर रीड कीजिएगा, एग्जाम में पेपर आपका यहीं से फंसेगा। और हुआ भी वही है। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। देखो, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, पहला अंतर। दूसरा अंतर, वायवीय श्वसन अधिकांश पेड़ पौधे जंतु में पाया जाएगा, आपको पता है। और अवायवीय श्वसन, एक तो यीस्ट जो होता है, यीस्ट उसमें होता है किण्वन के समय, किण्वन की एक प्रक्रिया होती है उस समय होता है। और जो हमारी मांसपेशियां होती है, मसल्स, यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाए तो हमारी मांसपेशियों में भी अवायवीय श्वसन होता है, सेकंड अंतर। तीसरा अंतर, यदि मैं अभिक्रिया की बात करूं तो देखो वायवीय श्वसन में क्या होगा, ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटेगा। अब पाइरूवेट आगे जाके किस किस में टूटेगा, आपका CO2, जल और ऊर्जा। जबकि अवायवीय श्वसन में यदि यीस्ट की बात करें तो ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटने के बाद जो पाइरूवेट है वो टूटेगा आपका CO2 में, एथेनॉल में प्लस ऊर्जा में, और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल में ऊर्जा में टूटता है। तीसरा अंतर ये। चौथा अंतर, वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा बनेगी वो ज़्यादा मात्रा में बनती है, अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में बनती है। ठीक है, तो चार डिफरेंट अपन लोग लिख सकते हैं मेजर। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करेगा? तो आप लोग जानते हो जो अनुमस्तिष्क होता है। कौन सा मस्तिष्क? अनुमस्तिष्क, जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेरिबेलम। ये काम करता है बैलेंसिंग का। ठीक है, शरीर की स्थिति एवं संतुलन, कभी कभी इसको संस्थिति भी कहते हैं, बात एक ही है। मादा जनन तंत्र का डायग्राम बनाना था ना, आप लोग बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा हार्ड डायग्राम था नहीं, बना सकते इजीली। ऐसा डायग्राम बनाना था आपको भाई, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं था, है ना। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, भाग, ये सारे नाम आपको लिखने थे। आगे देखो, किधर है, बिल्कुल निम्न को परिभाषित करो, प्रकाशीय केंद्र और ध्रुव। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, जो लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ध्रुव क्या होता है, जो दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ है उसका केंद्रीय बिंदु या बीच का बिंदु, उसे क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? तो बिल्कुल आसान है भाई, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री आकाश में क्या होता है, काफ़ी ऊंचाई पर होगा, वहाँ पर वायुमंडल होता नहीं है। वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये घटना नहीं होगी। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो रेडॉक्स में क्या होगा, एक अभिकारक का अपचयन और दूसरे का उपचयन होता है, रेडॉक्स कहलाती है। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे CuO प्लस H2, ये चेंज होता है Cu प्लस H2O में। तो देखो CuO का हो रहा है तो अपचयन हो रहा है, H2 का उपचयन हो रहा है। सेकंड एग्जांपल जैसे ZnO प्लस C, Zn प्लस CO, ZnO चेंज हो रहा है Zn में, C चेंज हो रहा है CO में। ZnO का हो रहा है अपचयन, कार्बन का हो रहा है उपचयन। तो लिख सकते हैं आप लोग। आगे देखो, उपरोक्त अभिक्रिया में एक क्या है, अभिक्रिया का नाम लिखो। तो एक जगह क्या बनेगा,
एक तो थोड़ा सा मिस्टेक है, ये CaSO4 नहीं है, ये CuSO4 है। तो यहाँ पे एक जगह बनेगा ZnSO4, ये तो A बनेगा। अभिक्रिया का नाम लिखना है तो विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु का पोषण कैसे प्राप्त होता है? तो आप लोग जानते हो कि जो गर्भस्थ शिशु होता है, जो गर्भस्थ शिशु होता है, जो फीटस होता है ना, उसके अंदर एक जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा, एक नली होती है, गर्भनाल जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा, उसके द्वारा भ्रूण को पोषण मिलेगा। ऑक्सीजन का परिवहन हो, CO2 का परिवहन हो, किसी भी चीज़ का परिवहन हो, प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण तक पहुंचता है, फीटस तक पहुंचता है। तो वो चीज़ें आपको लिखनी थी। यदि कोई महिला कॉपर टी का उपयोग करती है तो क्या यह उसकी यौन संचित रोगों से सुरक्षा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। भाई कॉपर टी क्या करता है? कॉपर टी तो गर्भधारण को रोकता है, प्रेगनेंसी को रोकता है, शुक्राणु अंडाणु के मिलन को रोकता है। यौन संचित रोग जो होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को फैलने से नहीं रोकेगा, ठीक है। तो केवल गर्भधारण को रोकेगा भाई, यौन संचित रोगों की सुरक्षा नहीं होगी। पुष्प का डायग्राम बनाना था आपको ना, सारे सारे भाग, जैसे बाह्यदल पुंजय, दल पुंजय, पुंकेसर है, स्त्री केसर के सारे भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिकंडास्य, वो सारी चीज़ें आपको बनानी थी। परागण किसे कहते हैं? स्वपरागण, परपरागण को समझाइए। तो परागण का मतलब क्या होता है? कि जो पराग कण होते हैं उनका किसी भी माध्यम के द्वारा, माध्यम कुछ भी हो सकता है, जल, वायु, कीट, इंसान, हवा, कुछ भी हो सकती है। तो पराग कणों का किसी भी माध्यम के द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना या स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब स्वपरागण में क्या होगा कि किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि पहुंचेगा तो उसे बोलेंगे स्वपरागण। और यदि किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है उसे परपरागण कहते हैं। जाति सेम होगी, सेम जाति के प्लांट होगी, लेकिन दूसरा प्लांट होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता पूछी है। देखो न्यूमेरिकल सवाल है, आराम से हो जाएगा सॉल्व, बड़ी बात नहीं है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f, f किसमें? मीटर में। या यदि ये सेंटीमीटर में होगा तो हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर में। ये सूत्र है। आपको दे रखा है f का मान कितना? 2 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा दे रखा है? अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, इस बात का ध्यान रखना। सेंटीमीटर में तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे 100/f, f का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर, माइनस में है, 100 में 2 को भाग देंगे 50, तो माइनस का 50, 1 सेंटीमीटर को बोलेंगे डायोप्टर। क्या बोलेंगे? डायोप्टर। तो माइनस का 50 डायोप्टर इसकी क्षमता आ जाएगी अवतल लेंस की। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखो, मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है भाई। एक मिनट, देखो आप लोग जानते हो जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये बिंदु क्या कहलाएगा? ये बिंदु क्या कहलाएगा? P, यहाँ पे F, यहाँ पे C। आप लोग जानते हो कि जब यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश से किरण आएगी तो परावर्तन के बाद में एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है, वह बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। तो परिभाषा क्या बनेगी कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे को काटती है, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है अवतल दर्पण का, ठीक है। चलो, विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत परिपथ की परिभाषा कि विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका मात्रक लिखना था, क्वेश्चन देखो खालिस्तान के रूप में भी आया था, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसका मात्रक एम्पियर होता है भाई, ठीक है, सभी जानते हैं। चलो, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, विद्युत आवेश का मान ज्ञात करो। आवेश का मान, आवेश का सूत्र होता है Q बराबर IT। Q का मान निकालना कि I का मान है, बिल्कुल है 0.5 एम्पियर, समय कितना है? 10 मिनट, यानी I का मान आपको दे रखा है 0.5 एम्पियर, समय दे रखा है 10 मिनट दे रखा है। ध्यान रखना,
मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चाहे सवाल मैथ का हो चाहे साइंस का हो, मात्रक सेम होनी चाहिए। ध्यान रखो आप लोग, ये कोशिश करो कि साइंस के अंदर सारे मात्रक एसआई में कर लो। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर सही है। समय का सेकंड होता है, मिनट दे रखा है, 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 10 मिनट में 600 सेकंड। अपन इसको यूज़ करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे Q बराबर आई का मान आ गया 0.5 एम्पियर इंटू समय 600 सेकंड। तो मैं क्या इसको 5/10 लिख सकता हूँ, बात एक ही है, इंटू 600। एम्पियर इंटू सेकंड को बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं? कूलाम। 0 से 0 कट जाएगा, 6 5 का 30, 300 कूलाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, 300 कूलाम इसका राइट आंसर। अथवा में क्या दे रखा है इसका? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो तापीय प्रभाव क्या होता है, यदि जनरल भाषा में अपन डिस्कस करें कि जो तार है उसमें से करंट बहेगा, तो समय जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, है ना, करंट बह रहा है लगातार, समय बढ़ता जाएगा, तो तार गर्म होगा, हीट होगा, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। थोड़ा सा यदि साइंस की लैंग्वेज में लिखें कि यदि कोई विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, यदि कोई विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, कहने का मतलब कि वो प्रतिरोधों के समूह से जुड़ा हुआ है, काफ़ी सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो समय के साथ साथ क्या होगा, उसकी जो विद्युत धारा है ना, उसकी ऊष्मा के रूप में हानि होती रहेगी, जिसे बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, आगे देखो, अगेन एक न्यूमेरिकल सवाल दे रखा है, 20 ओम प्रतिरोध की विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करो। प्रतिरोध R का मान 20 ओम दे रखा है आपको, विद्युत धारा का मान दे रखा है 2 एम्पियर, समय दे रखा है 30 सेकंड, ऊष्मा का मान पूछा है। आप लोग जानते हो H बराबर VIT होता है, I का मान है, T का मान है, V का मान नहीं है, तो V बराबर IR होता है, समीकरण बन जाएगा I²RT। I का मान आपके पास है, R का मान है, T का मान है, मान रख देंगे। पहले चेक कर लेते हैं सारे SI में क्या, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का ओम, समय का सेकंड। ठीक है, सारे SI में है। I का मान कितना दे रखा भाई? 5 एम्पियर, सॉरी ये 2 एम्पियर नहीं है, 5 एम्पियर है, तो 5 का स्क्वायर 25। R का मान कितना है? 20, समय का 30 सेकंड। गुणा करेंगे, जो भी मान आएगा जूल में आएगा, जो भी आए किस में आएगा? जूल में आएगा। ठीक है, कर लेना गुणा, आंसर आपका आ जाएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 17 के दोनों हो चुके, अथवा वाले भी हो चुके हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग। देखो हाइड्रोजनीकरण में क्या है, हाइड्रोजन जुड़ेगा किससे? किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, लेकिन ना तो मेरे कहने से जुड़ेगा ना आपके कहने से, ये जुड़ेगा निकिल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी? निकिल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन लोग एग्जाम्पल यदि लिखे तो ये जैसे कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन यदि जोड़ दे अपन निकेल की उपस्थिति में या पैलेडियम की उपस्थिति में, तो ये चेंज हो जाएगा आपका किसमें? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं कि जो वनस्पति तेल होता है उससे वनस्पति घी यानी डालडा घी जो बनाते हैं ना, उसमें इसी का यूज करते हैं हाइड्रोजनीकरण का, तो वो इसका हो गया औद्योगिक अनुप्रयोग। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना CO2 की, प्रोपेनॉल की। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हैं। CO2, पहली बात तो CO2 का मतलब क्या है? यदि इसकी अपन लोग संरचना बनाएंगे CO2 की तो ऐसी होती है, 2 डबल बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। देखना भाई, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हो गया सिंगल बॉन्ड, सिंगल, 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो साझा करवाएंगे, कार्बन को 8 चाहिए, 4 पहले से 8 हो गए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 6 इसके पास थे, इसको भी 2 चाहिए, ये बन गया CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बात करते हैं प्रोपेनॉल। तो पहली बात तो प्रोपेनॉल का सूत्र आना चाहिए आपको। देखो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल 3 कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेनॉल लास्ट में ऑल आ रहा है, एल्कोहल की बात कर रही है। ये लो, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, इसने 3 बना लिया, 1 बना लिया, 2 3 4, क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। इसने 2 बना लिया, जोड़ देंगे हाइड्रोजन, इसने 2 बना लिया, जोड़ देंगे हाइड्रोजन। ये लो, ये इसकी संरचना हो गई। अब आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो बिल्कुल आसान है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन,
ये हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, ऊपर हाइड्रोजन है, एक ये रहा, एक ये रहा, ये लो ऐसे बनाते जाओ, यानी बॉन्ड को हटा दो, इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, करना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन आपको लिख देना है, ये लो साझा करवा दो, करवाना चाहो तो नो प्रॉब्लम, आराम से हो जाएगा, आराम से साझा होगा भाई, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 चाहिए इसको, ये लो ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो। थोड़ा सा गौच पोच हो गया ना, खैर कोई ना, आप लोग समझ गए होंगे। चलो आगे देखो, साबुन की सफाई क्रियाविधि, तो आपको मिसेल निर्माण की क्रियाविधि लिखनी थी, जो मिसेल का अणु बनता है ना वो कैसे बनता है उसके बारे में लिखना था आपको, ठीक है। कार्बन के 2 गुणधर्म तो कौन कौन से लिख सकते हैं, एक तो संकलन लिखना था आपको, संकलन कैटेनेशन, और एक चतुसंयोजकता टेट्रा वैलेंसी, ये दोनों आपको लिखने थे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हो कि जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है, एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देंगे, जैसे लवण व जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे HCl + NaOH, HCl + NaOH क्या बनेगा, लवण, NaCl + जल H2O, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया सूत्र बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं ना, बुझे हुए चूने को। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा, यानी ये आपका बेकिंग सोडा है NaSCO3, जब इसको गर्म करेंगे ना तो ये टूटेगा किस किस में, Na2CO3 में प्लस H2O प्लस CO2, ये भी क्रिया होगी। ये आपसे पूछा समीकरण लिखना था आपको, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्रिस्टलन के जल से आप क्या समझते हैं, दोने के सोडे में कितने अणु क्रिस्टलन का जल होता है। देखो होता क्या है, कोई भी लवण है उसका जो एक सूत्र इकाई है, यानी उसका एक अणु है, उसमें कितने जल के अणु हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जिप्सम की बात करता हूँ, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2, ये जिप्सम का एक अणु है, यानी लवण का एक सूत्र इकाई है। तो किसी भी लवण के एक सूत्र इकाई में एक अणु में जो जल के अणु प्रेजेंस होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे बोलते हैं क्रिस्टलन जल अणु। जैसे POP इसमें जिप्सम में कितने जल के अणु उपस्थित है, 2, तो इसमें क्रिस्टलन जल अणु 2 हो जाएंगे। एग्जाम्पल किसका पूछा आपसे, दोने का सोडा, दोने का सोडे का सूत्र क्या होता है Na2CO3.10H2O, तो कितने जल के अणु, 10, तो दोने के सोडे में कितने क्रिस्टलन जल अणु हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो क्रिस्टलन जल अणु का मतलब क्या है कि किसी भी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल अणु कहलाते हैं। इस एग्जाम्पल में 10 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, हो गया आपका पेपर, ये लो कंप्लीट हो गया भाई। तो देखो मेरी तो एक चीज़ समझ में आ रही है और आपके भी साथ समझ में आई गई होगी, हमने कितनी सी देर में पेपर को सोल्व कर लिया है। अब आप कहेंगे सर आपने तो केवल बोला है, लिखा थोड़ी है। हाँ बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है पेपर लेंथी नहीं था, पेपर शॉर्ट पेपर था, आसान पेपर था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था। कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको ऐसे लगी होगी कि थोड़ा सा मेंटलिटी का, कि आपको थोड़ा सा समझ के आंसर लिखना पड़ेगा। और देखो 1-2 क्वेश्चन तो हर साल ऐसे आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, पिछले साल भी आया था भाई, तो हर साल ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको बताई गई है उनको बार बार रिविजन कीजिएगा, पुराने साल के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। पुराने साल के क्वेश्चन अवश्य लगा लेना, और ये मेहनत आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए गुरु एकेडमी, वहाँ पर मैंने क्लास 10th के हर लेसन के पुराने साल के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, लेसन 1 का, लेसन 2 का, लेसन 3 का, ईयरली वाइज। जैसे लेसन 1 है 2012 के एक साथ, 13 का एक साथ, 14 के एक साथ। तो आप लोग इजीली ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस साल में रिपीट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो यदि आप लोग
पुराने साल के क्वेश्चंस निकाल लेंगे ना तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा अच्छे नंबरों के साथ। ठीक है, तब आपका कितना स्कोर बन रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।